हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो पिछले वीडियोस को मैंने जो डाला था उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से जो फ्रेशर्स हैं उन्हें एटलीस्ट किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को पकड़ना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रैटेजी को बनाना चाहिए और साथ ही साथ किस तरीके से तैयारी शुरू करनी चाहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ प्रतिभागियों ने तैयारी शुरू भी कर दी होगी, और यदि शुरू नहीं भी की है तो एटलीस्ट आपके दिमाग में ये तो चीज़ आ रही होगी कि अब मुझे कुछ ना कुछ करके स्ट्रैटेजी अपनी बनानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है यदि आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आ भी रही है वर्तमान समय में, या आपने स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी है कि किस तरीके से आप 2022 के एग्ज़ाम को अप्रोच करें। तो ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने GS4 जो आपका एथिक्स का पेपर होता है उसकी रणनीति बनाएं। तो आप में से अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि यार GS1 GS2 GS3 तो बताया नहीं, सीधा GS4 बताने लग गए हैं किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाए GS4 की। तो इसका कारण यह है कि जो यूपीएससी का मेंस का पेपर होता है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस एग्जामिनेशन में जो सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम है उसमें सारा का सारा खेल केवल और केवल मेंस एग्ज़ाम का है। यदि आपका मेंस बहुत अच्छा तैयार है और मेंस पर आपकी कमांड अच्छी है तो मेरा ये कहना है कि आप एक बेहतरीन रैंक होल्डर बनने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो मेंस में अच्छा रैंक हासिल करने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी हो जाता है? तो देखिए, मेंस में अच्छा रैंक हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके 3 सब्जेक्ट्स पर या 3 जो पेपर होते हैं यूपीएससी के उस पर बेहतरीन कमांड हो। सबसे पहला पेपर हो जाता है GS4 यानी कि एथिक्स, दूसरा पेपर होता है आपका ऑप्शनल, और तीसरा हो जाता है आपका पेपर एसे यानी कि निबंध। आप किसी भी जो सीरियस एस्पिरेंट है ऑलरेडी जिसने यूपीएससी के मेंस या इंटरव्यू दे दिए हैं, या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, यदि आप उनके वीडियोस देखें या जो यूपीएससी कोचिंग चलाते हैं वो टीचर से यदि आप पूछें तो वो भी आपको केवल यही सलाह देंगे कि ये तीनों ही पेपर्स का मेजर खेल होता है यूपीएससी में। तो GS1 GS2 GS3 यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो जाते हैं और GS1 GS2 GS3 पढ़ लेते हैं और पेपर देकर आ जाते हैं मेंस का यूपीएससी का, तो क्योंकि यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ऑलमोस्ट आपके बिल्कुल सिमिलर नंबर आ जाएंगे। हो सकता है 5-10 नंबर ऊपर हों जो अन्य कैंडिडेट्स होंगे, जो आपके साथ अन्य पोटेंशियल सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे उनके संबंधित मार्क्स को लेकर। लेकिन जो एक्चुअल गेम चेंजर होगा ना दोस्तों, वो यही 3 पेपर होंगे, GS4, ऑप्शनल और एसे। तो इसलिए मैं आज वर्तमान समय में आपको एक GS4 की स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ कि GS4 का अप्रोच कैसे करें। तो GS4 के लिए सबसे ज़रूरी पहले ये हो जाता है कि आप एक सिलेबस जो यूपीएससी ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है अपनी साइट पर, या यदि आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो जो उनका सिलेबस आता है उसे ज़रूर पढ़िए कि आखिर वो चाहते क्या हैं इस पर्टिकुलर पेपर से, आखिर वो ये पेपर ले ही क्यों रहे हैं, जबकि जो सिलेबस दिया भी गया है वो इतना वास्ट है कि जब आप जाएंगे इसे पढ़ने के लिए तो आपको एकदम से ऐसे लगेगा कि यार ये कितना वेग टाइप का सिलेबस है, क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सिलेबस, आखिरकार पूछना क्या जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब सिलेबस देखेंगे और जो मेंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, सिलेबस में तो कुछ और चीज़ लिखी है, यूपीएससी पूछना कुछ और चाह रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया हुआ है वो उसी के इर्द गिर्द सवाल पूछता है GS4 में। वो ये देखना चाहता है, इस पेपर का टोटली इंटेंशन ये है कि आप कितने ज़्यादा एथिकल हैं, वो यही टेस्ट करना चाह रहा है। क्योंकि यदि आप एक ऑफिसर बन जाएंगे तो क्या आप एथिकल हैं कि नहीं है, तो ज़रूरी ये है कि वो यूपीएससी आपके पेपर में देखे, जो आप पेपर लिखने वाले हैं उस दिन जाकर मेंस में, उससे ये झलके कि आप सही में बहुत ही एथिकल व्यक्ति हैं। और ये तभी हो सकता है जब आपकी सिलेबस पर बेहतरीन रूप से कमांड हो। तो ज़रूरी है कि आप सिलेबस को ठीक से पढ़िए कि आखिरकार यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो कहना क्या जा रहा है उस सिलेबस में। इसी के साथ जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो ये है कि आप सिलेबस होने के पश्चात एक किताब को फॉलो कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा 3-4 किताबें, मार्केट में तो 5-6 किताबें ऑलरेडी अवेलेबल है। केवल कोई एक बुक फॉलो कीजिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि आप लेक्सिकॉन फॉलो कर सकते हैं, या लेक्सिकॉन यदि फॉलो, क्योंकि मैंने पहले एक लेक्सिकॉन फॉलो की थी, उसके पश्चात मैंने DK बालाजी फॉलो की।
और मुझे ये बुक डीके बालाजी बुक काफ़ी बेहतरीन लगी, क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं या किसी बेहतरीन पर्सनालिटीज़ के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, और बहुत ही आसान भाषा में उसे समझा दिया गया है किसी भी कंसेप्ट को। तो भाषा बेहद ही आसान है। तो अब जो हिंदी माध्यम वाले होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो इंग्लिश मीडियम में किताब अवेलेबल है, हम कैसे इसको पढ़ें या कैसे इसको समझें। तो देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यदि इंग्लिश में कोई चीज़ अवेलेबल है तो उसे भागे नहीं, उसे घबराए नहीं, बल्कि उसे लें, उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश से आपको घबराना नहीं है। देखिए, क्योंकि यदि आप ऑफिसर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, तब जब आप लबासना में जाएंगे तब वहाँ पर भी तो आपको इंग्लिश में ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वहाँ पर ये थोड़ी बोलेंगे कि यार मुझे हिंदी में ट्रेनिंग करवा दो। और लबासना जाने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, एक क्वालिफाइंग पेपर भी होता है इंग्लिश का। तो जब आप ऐसी बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका एक एज बन जाएगा उस पर्टिकुलर पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस बुक को अगर आप रेफ़र कर सकते हैं तो प्लीज़ इस बुक को रेफ़र कीजिए। यह आपको काफ़ी सहायता करेगा इस पेपर को एस करने के लिए, इस पेपर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए। नेक्स्ट हो जाता है कि यदि आपको एक टॉपर की स्ट्रैटेजी चाहिए भी कि यार मैं क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊँ, तो देखिए, यदि आप गूगल पर डालेंगे कि डीके बालाजी स्ट्रैटेजी फॉर एथिक्स, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरीन उन्होंने स्ट्रैटेजी समझाई है। पीडीएफ फॉर्मेट में ये अवेलेबल है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा इस पर्टिकुलर सिलेबस को ठीक से समझने के लिए, इसके पेपर पर पकड़ बनाने के लिए। नेक्स्ट हो जाता है कि देखिए, जो एथिक्स का पेपर आता है ना, जब मेंस का पेपर आता है तो वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है। तो जो सेक्शन ए होता है वो तो आपका इस बुक से तैयार हो जाएगा। थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है तो बिल्कुल आपका इस किताब से तैयार हो जाएगा। थियोरेटिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो सीधा सीधा थ्योरी आपसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, या इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हैं, या कभी कभी थोड़ा सा वो लोग कंसेप्चुअल या एनालिटिकल क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछले साल सावित्री बाई फुले पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो यदि आपकी हिस्ट्री पर भी कमांड है तो आप बेहतरीन रूप से इसे हल कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। आता है बात जब आती है सेक्शन बी की, तो इसमें आता है केस स्टडीज़। अब ये सवाल उठता है कि सर केस स्टडीज़ कैसे हल करें, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं उन्हें तो यही नहीं पता होगा कि केस स्टडीज़ होती क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप लुकमान, मैंने जो रेफ़र किया था अपने टाइम पर, वो था लुकमान की किताब। वो आज भी रेलेवेंट है और बेहतरीन रूप से इन्होंने समझाया है इस पर्टिकुलर केस स्टडीज़ को लेकर, कि जो वो क्लास में अप्रोच करते हैं उसमें उन्होंने ये चीज़ समझाई है। तो आप इस किताब को ले सकते हैं, बाज़ार में आसानी से अवेलेबल है। तो आप लुकमान ले लीजिए। लुकमान से आपको जो वो लोग क्लास में किस तरीके से केस स्टडी अप्रोच करते हैं वो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। या फिर यदि आप यही बुक लेते हैं डीके बालाजी की किताब, तो उसमें भी उन्होंने केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका बताया है। लेकिन मैंने या मेरा यदि आप पर्सनल सुझाव पूछेंगे तो मैंने लुकमान रेफ़र किया था। मुझे लुकमान की केस स्टडीज़ काफ़ी बेहतरीन लगी थी, जिस तरीके से वो हल करते हैं। तो आप ये ले सकते हैं इस चीज़ को, सेक्शन बी को हल करने के लिए, केस स्टडीज़ को समझने के लिए। अब एक और चीज़ हो जाती है कि जो आप एग्जाम्पल्स लिखने वाले हैं, क्योंकि एथिक्स में टोटल खेल होता है एग्जाम्पल्स का। आप कितने एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, कैसे एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स कोशिश कीजिए कि पहली ज़रूरत ये हो जाती है कि ये रिलेवेंट हो, यानी जो वर्तमान समय में समस्याएं चल रही हैं, यदि आप वहाँ से एग्जाम्पल उठा के देते हो तो बेहतरीन है। दूसरा है, एग्जाम्पल्स पॉजिटिव हो। कोशिश कीजिए नेगेटिव एग्जाम्पल को दिखाने की कोशिश मत दिखाइए अपने पेपर में, क्योंकि आपके पेपर में हमेशा एक सकारात्मक अप्रोच ही दिखनी चाहिए एग्जामिनर को। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक नकारात्मक व्यक्ति हैं। तो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स ही दिखाइए हमेशा, कोशिश ये कीजिए। तीसरी चीज़ हो जाती है कि आप अपने जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि जो आपने खुद अनुभव किए हैं, उसे आप यहाँ पर लेकर आने की कोशिश कीजिए। तो ये आपको एक बेहतरीन एज दिलाएगा बाकी एस्पिरेंट्स के रिलेटिव में। यदि आप अपने ही रिलेटिव जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं उसे लेकर आएंगे, उसे पेपर में जोड़ेंगे, तो वो आपको एक बेहतरीन एज देगा। तो ये चीज़ हो जाती है कि आप एग्जाम्पल्स किस तरीके से डालें। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो सेक्शन ए में हो या चाहे सेक्शन बी में हो, केस स्टडीज़ में हो, आप एग्जाम्पल्स डालने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ये आपको बेहतरीन एज दिलाएगा। अब बात आ जाती है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस की थी, कि जो आपका एथिक्स का पेपर है या जो आपका एथिक्स का सब्जेक्ट है वो हर महीने आपका रिवाइज़ होना चाहिए। यानी अगर आज से जनवरी तक 6 महीने बचे हैं तो
एटलीस्ट ये 6 बार रिवाइज़ हो जाए आपका जनवरी तक। तो हर एक महीने में आपको ये कंप्लीट करना ही करना है। तो आप इस तरीके से यदि आप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपकी हो जाएगी विद इन 1 मंथ। भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन सेकेंड मंथ से आप आराम से इस चीज़ को बेहतरीन रूप से रिवाइज़ कर लेंगे। और प्रैक्टिस में लाइए कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए एथिक्स का। एक पेज ही लिखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता। 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है एक्चुअली यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी। तो आप यहाँ पर अभी से कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन लिखने की आदत डालिए, और महीने में कम से कम 2 या 3 केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे में ये आपको बेहतरीन एज देगा बाकी एस्पिरेंट्स के रिलेटिव में, जो इवन अभी कोचिंग भी ले रहे हैं। क्योंकि जो कोचिंग ले रहे होंगे वो कम से कम जो एथिक्स का पेपर होगा या जो एथिक्स सब्जेक्ट होगा उनका, वो कम से कम आएगा उनका दिसंबर या जनवरी के आसपास। तब तक आपका ऑलरेडी 6 या 7 बार रिवीजन हो चुका होगा। तो और साथ ही साथ आपकी केस स्टडीज़ में भी पकड़ हो जाएगी। तो ये आपको एक बेहतरीन एज देगा। तो मुझे लगता है कि यदि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो GS4 में आपकी बेहतरीन कमांड हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और यदि कोई भी डाउट्स होंगे तो आप प्लीज़ पूछिएगा मेरे से। तो थैंक यू।